अब इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे अपने टास्क नंबर 2 का स्टार्ट। टास्क नंबर 2 में है राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1 में क्या है, क्रिएट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, गेट द आईडी एंड सर्विस टाइम फॉर ईच प्रोसेसेस। इनिशियली वेटिंग टाइम ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज 0 एंड टोटल टाइम फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज स्टार्टिंग टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, यानी इनिशियली जो वेटिंग टाइम होता है फर्स्ट प्रोसेस का वो 0 होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो आप लोगों को मैंने वो एवरेज टाइम निकाल के दिखाया, तो उसमें मैंने P1 का जो वेटिंग टाइम रखा था वो बिल्कुल 0 ही रखा था, और टोटल टाइम फॉर द फर्स्ट प्रोसेस स्टार्टिंग टाइम ऑफ दैट प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम ही होता है। कैलकुलेट द टोटल टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर द रिमेनिंग प्रोसेसेस के लिए जो टोटल टाइम और प्रोसेसिंग टाइम है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम ऑफ वन प्रोसेस इज टोटल टाइम ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस। ठीक है, यानी एक प्रोसेस का जो प्रीवियस प्रोसेस होता है ना, उसका जो टोटल टाइम होता है वो वेटिंग टाइम होता है अगले प्रोसेस का। टोटल टाइम ऑफ प्रोसेसेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेटिंग टाइम एंड सर्विस टाइम को ऐड करके हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेटिंग टाइम फॉर द लेग प्रोसेसेस। टोटल टर्न अराउंड टाइम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द टोटल टाइम ऑफ ईच प्रोसेसेस। कैलकुलेटेड द एवरेज। आप लोगों ने ये सारे स्टेप जो है ना ये रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, एंड पे आपने इसका रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने C++ का ना एक कोड लिया हुआ है, C का कोड लिया हुआ है। सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल को हम लोग लॉग इन कर लेते हैं ताकि हम लोग साथ साथ एक एक लाइन को है ना वो डिस्क्राइब करते जाएं। ठीक है, हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोगों को करना है अपना टर्मिनल ओपन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करना है। उसके बाद चूँकि हमें इसका जो भी कोड लिखना होता है वो हम लोग अपने VIM एडिटर के अंदर लिखते हैं, और मैं यहाँ पर इसका नाम रख देती हूँ FCFS, और इसमें हमने चूँकि C का प्रोग्राम करना है तो .C की एक्सटेंशन देंगे। ठीक है, अब हम VIM एडिटर के अंदर आए, अपने कीबोर्ड से I प्रेस करके हम लोग इंसर्ट मोड में जाएंगे, और यहाँ पे हमें लिखना शुरू करना है अपना कोड। ठीक है, तो कोड लिखने से पहले हम लोग अपने मैनुअल पे जाएंगे। मैनुअल पर जाकर हम लोग इसकी एक एक लाइन को है ना वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास है #include stdio.h। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करता है जो हमारे printf और हमारे जो scanf होते हैं ना उन फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अपनी हेडर फाइल जो है ना वो इंक्लूड करेंगे, जो #include stdio.h है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन की हुई है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये प्रोसेसेस डिफाइन करता है। ये स्ट्रक्चर या प्रोसेसेस को इंफॉर्मेशन जितनी भी है उनको स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस की ID क्या है, प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या है, प्रोसेस का सर्विस टाइम क्या है, प्रोसेस का टोटल टाइम क्या है, और फिर साथ में उन्होंने एक एरे दी हुई है जिसमें मैक्सिमम 20 प्रोसेसेस को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही कर लेते हैं स्टोर, यानी इसी को ही हम लोग अपने इसके अंदर रन कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक स्ट्रक्ट लिया हुआ है प्रोसेस के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, स्पेस लेके यहाँ पर ऐसे जाएंगे, देन उन्होंने लिया हुआ है int ID, कोमा डाल के स्पेस लेंगे, फिर उन्होंने ID, फिर उन्होंने वेटिंग टाइम, कोमा डाल के फिर स्पेस लेंगे, फिर उसका सर्विस टाइम, कोमा डाल के फिर स्पेस लेंगे, फिर उन्होंने इसका टोटल टाइम लिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। फिर उन्होंने क्या किया, इस बॉडी के बाहर आगे, स्ट्रक्चर से बाहर आगे, बॉडी से बाहर आकर उन्होंने यहाँ पर एक एरे जो है यानी P, और एरे को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ये अंदर 20 इंडेक्सेस लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए। यहाँ पर अगर हम लोग अपने मैनुअल को भी साथ साथ फॉलो करते हैं तो यहाँ तक जो है वो हमारा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको कर दिया है क्लोज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना इंट मेन लिखेंगे और फिर इसकी बॉडी बना देंगे। बॉडी बनाने के बाद एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है उन्होंने, राइट, जैसे यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है ना int I and j टोटल टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको ना ऐसा करती हूँ कि यहीं पर ही समझा देती हूँ। मेन फंक्शन के बाद उन्होंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हुए हैं जिसमें int I n j टोटल वेट टाइम, टोटल सर्विस टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम लिया हुआ है। ठीक है, अब I जो है, I और J जो है बेसिकली ये हमारे पास लूप काउंटर्स हैं।
एन जो है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं टोटल उसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल वेट टाइम है और फिर टोटल टर्न अराउंड टाइम है, टोटल जो है हमारे पास वो सर्विस टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम है, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास। तो यहाँ पर इसी चीज़ का लिहाज रखते हुए अगर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रिंट एफ दिया हुआ है, एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस और फिर परसेंटेज जी डन एन, ठीक है। जितने भी हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एंटर करने हैं, उसके बाद इसको एंटर कर लेते हैं सबसे पहले अपने इसके अंदर, ठीक है। इसको एंटर करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये वाला कोड लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यानी फॉर लूप। अब ये लूप क्या करेगी, हमारे पास हमारे प्रोसेस की आईडी और प्रोसेस का जो सर्विस टाइम है ना उसकी इनपुट करने के लिए यूज़ होगी। इसके लिए हम लोग कोड जो है यही वाला कोड जो है सेम कोड हम लोग अपने जो है वो टर्मिनल में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला कोड लिख लिया, ठीक है, फॉर लूप वाला। अब नेक्स्ट हम लोग अगर मैनुअल में देखें तो यहाँ पर है P1 वेट टाइम इज इक्वल टू 0 और P1 का टोटल टाइम जो है वो इसके सर्विस टाइम के इक्वल ही होता है। ऊपर जो स्टेप्स गिवन थे उन स्टेप में अगर देखा जाए तो उन्होंने यही कहा था कि जो प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम होता है वो ऑलवेज 0 ही होता है, ठीक है। जबकि उसका जो टोटल टाइम होता है उन्होंने इसको इक्वल कर दिया कि इसका जो सर्विस टाइम है वही इसका टोटल टाइम ही है। तो इसको भी हम लोग कोड करके मैं आप लोगों को अपने टर्मिनल के अंदर इसका कोड लिख कर देन नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है। अब हम लोगों ने इसको तो कोड कर लिया है। नेक्स्ट अगर मैनुअल में देखें नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जितने भी ये पहले टाइम के लिए था, अब बाकी जितने भी प्रोसेसेस रह गए ना उन सब का हमारे पास एवरेज टाइम, उन सब का सर्विस टाइम और उन सब का टोटल टाइम जो है वो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस कोड को भी लिखते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल पर लिखने के बाद जो है उसके बाद हम इसके एवरेज टाइम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ही कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि बाकी प्रोसेसेस के लिए भी हम लोगों ने अपना जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया कोड। तो यहाँ पर देखिए कि फॉर आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया है ताकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 1 ऊपर तक हो गया, अब 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैनुअल की तरफ चलते हैं। अब हमने सारे प्रोसेसेस का हमने फार्मूला वगैरह जो है लिख लिया। ये फार्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे अदरवाइज अगर वो कोड प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर है एवरेज टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है कि जितना भी टोटल वेट होता है उसमें से जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है। आईडी फिर सर्विस टाइम फिर वेट या टोटल टाइम जो है जो भी है ये सारे आप लोगों ने आउटपुट के लिए जो है अपनी प्रिंट एफ देनी है ताकि हमारी जो है ना एक टेबुलर फॉर्म में हमारी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होती है। इसको भी हम लोग अपने टर्मिनल के अंदर कोड करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एवरेज वेटिंग टाइम टोटल जो भी निकालनी थी उसको हमने निकालने के बाद इसको रिटर्न 0 कर देना है हम लोग। फिर इसके बाद अपने कोड को इसकी आउटपुट जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का कोड जो है वो हम अपने टर्मिनल के अंदर जो है वो राइट करेंगे। राइट करने के बाद इसको हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैंने अपने कोड को कम्प्लीटली जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से जाना है बाहर। यहाँ से बाहर जाने के लिए मुझे एस्केप WQ प्रेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं अपने टर्मिनल पे चली जाऊँ। टर्मिनल पे जाने के बाद अब बारी है इसको कंपाइल करने की। अब ये चूंकि सी में लिखा है तो सी में कंपाइल कैसे करना है, C++ में कंपाइल करने के लिए तुमने GC++ लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर करने के लिए हमें GCC लिखना पड़ेगा। उसके बाद जिस नेम से फाइल को सेव किया है FCFS है .c उसकी यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी सोर्स फाइल है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा -o लिख के फिर हमें इसको डेस्टिनेशन फाइल जिसको FCFS के नाम से बनाई है इसको हम लोगों ने एंटर प्रेस करना है। अब बारी है इसको रन करने की। रन करने के लिए ./ लगाएंगे और फिर हम लोग अपनी फाइल का नाम FCFS जो है वो दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस 3 एंटर करती हूँ। तो एंटर द प्रोसेस आईडी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 1 एंटर करती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसका आपने जो सर्विस टाइम है वो देना है, तो इसका सर्विस टाइम 6 दे लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस आईडी नंबर 2 देना है, तो यहाँ पर मैं आईडी दे दूँगी 2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इसकी जो प्रोसेस का सर्विस टाइम है वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका मैं दे देती हूँ 8 दे देती हूँ। फिर प्रोसेस आईडी क्या है वो मैं दूँगी 3, ठीक है। और फिर सर्विस टाइम क्या दे दूँगी मैं यहाँ पर 7। उसके बाद प्रोसेस आईडी दूँगी 4
और इसका प्रोसेस टाइम क्या दे दूंगी, फॉर एग्जांपल मैं 3 दे दूंगी। अब देखो n इज इक्वल लिखा था ना, अगर मैं n सिर्फ i लेस देन लिखती ना n, तब मेरे पास सिर्फ 3 ही रिप्रेजेंट होनी थी, लेकिन लेस देन इक्वल टू लिखा है ना, तो इसलिए मेरे पास 4 प्रोसेसेस चलेंगे। लेकिन इसकी आउटपुट में देखें मेरे पास क्या है कि जो ID नंबर 2 और ID नंबर 3 है, सिर्फ उनकी ही आउटपुट आएगी और इनका ही मेरे पास वेटिंग टाइम आएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट जो हमारे CPU के लिहाज से